देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुरेश कलमाडी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, वीरप्पा मोइली, एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, मायावती, मुलायम सिंह यादव, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, राहुल गांधी। मुझे ममता जी के साथ मेरी कलकत्ता में मीटिंग है और उसके बाद एक एक करके मैं हर पार्टी अध्यक्ष से पूरे देश के अंदर मैं मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें और मैं भी एक एक राज्य में जाके एक एक नेता से मिलके राज्यसभा में जब ये बिल आए इस बिल को हराने के लिए मैं सबसे फॉर्मली समर्थन मांगने के लिए जाऊँगा। एक लोकोक्ति है, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। यानी कि जब तक किसी को खुद से दुख या परेशानी का अनुभव न हो तब तक उसे दूसरे का भी दुख और परेशानी नहीं दिखती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी फिलवक्त यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला दिया तो केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए उस फैसले को पलट दिया और केजरीवाल सरकार की स्थिति पुनर्मुश्को भाव वाली हो गई। तो उन्हें याद आया कि इस देश में एक विपक्ष भी है जो बीजेपी से भिड़ने को तैयार है। तो उन्हें याद आया कि इस देश में कम से कम 20 ऐसी पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ हैं और ऐसे में केजरीवाल ने खुद की मदद के लिए इन विपक्षी दलों के आगे हाथ फैला दिए। लेकिन केजरीवाल शायद भूल गए हैं कि जब इन विपक्षी दलों को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने इन विपक्षी दलों के बजाय बीजेपी के साथ खड़े रहना अपनी राजनीति के लिए मुनासिब समझा था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल विपक्ष के तमाम नेताओं से कौन सी मदद चाहते हैं। तो केंद्र सरकार दिल्ली की व्यवस्था चलाने को लेकर जो अध्यादेश लाई है उसने साफ कर दिया है कि दिल्ली का असली बॉस तो उपराज्यपाल ही होगा। लेकिन ये अभी अध्यादेश है, कानून नहीं। और अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा होती है 6 महीने। इन 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से इस अध्यादेश को पास करवाया जाता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह स्थायी कानून बन जाता है। केजरीवाल को पता है कि लोकसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत है तो विपक्ष चाहकर भी लोकसभा में इस अध्यादेश या कहिए कि आने वाले बिल को पास होने से रोक नहीं सकता है। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है। ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट होकर इस अध्यादेश का राज्यसभा में विरोध करे तो केंद्र सरकार चाहकर भी इसे कानून नहीं बना सकती है और फिर अध्यादेश की मियाद खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश लागू हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल ही फिर से दिल्ली के बॉस बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक लाइन में बात यह है कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के तमाम नेताओं से बस इसलिए मिल रहे हैं कि जब दिल्ली सरकार की शक्तियों को परिभाषित करने वाला अध्यादेश या बिल राज्यसभा में आए तो विपक्ष एकजुट होकर उसकी मुखालफत करे ताकि वो कानून बन ही ना पाए। अब रही बात कि इस मसले पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ और कौन कौन से नेता खड़े हैं और कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हैं, तो अभी तो इस मसले पर सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिख रहा है। उन्होंने राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने का वादा किया है और आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कुल 12 राज्यसभा सांसद हैं। तो ये 12 सांसद तो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फिर केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है। उनसे भी मुलाकात का वही मकसद है कि वो अपने 3 राज्यसभा सांसदों के साथ राज्यसभा में अध्यादेश या बिल का विरोध करें। बात तो शरद पवार से भी होनी है जिनके 4 राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन ये वही शरद पवार हैं जिन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट बता चुके हैं, बीजेपी का सहयोगी बता चुके हैं। तो क्या एनसीपी अपने सुप्रीमो का अपमान भूल जाएगी
और अरविंद केजरीवाल की मदद सिर्फ इसलिए कर देगी क्योंकि केंद्र सरकार केजरीवाल की शक्तियों को सीमित करने के लिए बिल लाने वाली है? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि एनसीपी के 4 राज्यसभा सांसदों में एक तो खुद शरद पवार हैं और दूसरे प्रफुल्ल पटेल हैं। उन्हें भी केजरीवाल भ्रष्टाचारी बता ही चुके हैं। तो फिर केजरीवाल का साथ कौन देगा? क्या समाजवादी पार्टी? नहीं, क्योंकि केजरीवाल मुलायम सिंह यादव को भी भ्रष्ट बता चुके हैं, जबकि सपा के पास भी 3 राज्यसभा सांसद हैं। फिर जगनमोहन रेड्डी का साथ मिलेगा? नहीं, क्योंकि केजरीवाल की भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में जगनमोहन रेड्डी भी रहे हैं, जबकि उनके पास भी 9 राज्यसभा सांसद हैं। डीएमके नेता कनिमोझी को भी केजरीवाल भ्रष्टाचारी बता ही चुके हैं, तो डीएमके भी तो हिचकेगी ही, जबकि उसके पास भी 10 राज्यसभा सांसद हैं। मायावती दूरी बनाएंगी ही, क्योंकि केजरीवाल ने उनको भी नहीं बख्शा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला भी केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचारी ही रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार तो केजरीवाल के साथ खड़े हैं। हालांकि उनके पास महज 5 ही राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन क्या 6 राज्यसभा सांसदों के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव केजरीवाल का साथ देंगे? क्योंकि केजरीवाल ने तो इन दोनों को भी भ्रष्टाचारी बताने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये अगर सब साथ आ भी जाते हैं तो बिना कांग्रेस के तो अरविंद केजरीवाल की दाल गलने वाली है नहीं, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, जिसके 31 राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे या किसी भी मुद्दे पर केजरीवाल का साथ देगी, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये केजरीवाल ही हैं जिन्होंने राहुल गांधी को भी भ्रष्टाचारी बताया है। केजरीवाल तो दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की भी मांग कर चुके हैं। बाकी राजनीतिक तौर पर दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कितना डेंट किया है, यह किसी से छिपा तो है नहीं। तो फिर कांग्रेस केजरीवाल का समर्थन नहीं ही करेगी, और इसमें किसी तरह का कोई शको शुबा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक लंबा ट्वीट कर पूरे मसले पर कांग्रेस का पक्ष रख दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस केजरीवाल के साथ नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम कर विपक्ष के नेताओं से समर्थन जो मांग रहे हैं, उसका हासिल क्या होगा? अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो कुछ भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा है 123। बीजेपी के पास अपने सांसद हैं 93, उसे 30 सांसद और चाहिए। वही केजरीवाल के पास अपने सांसद हैं महज 10, तो उन्हें 113 सांसद चाहिए, और बिना कांग्रेस के उनकी गिनती का 113 तक पहुंचना नामुमकिन है। और रही बात विपक्ष की कि उसे केजरीवाल के साथ खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए, तो किसी नेता को भला बुरा कहना, उसे भ्रष्टाचारी बताना, खुद को सबसे बड़ा ईमानदार बताना, अगर इनको किनारे रख भी दिया जाए तो आखिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा में आखिर किस एक मसले पर बीजेपी का विरोध कर विपक्ष के साथ खड़ी रही है, ये सवाल तो केजरीवाल को खुद से ही पूछ लेना चाहिए। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी और पूरा विपक्ष इसके खिलाफ था, तो ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ही थी जिसने बीजेपी का साथ दिया। जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर कृषि कानूनों का विरोध कर रहा था, तो ये अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस कानून को दिल्ली में लागू कर दिया। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया, तो केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के इस महाभियोग प्रस्ताव का खुले तौर पर विरोध किया। बाकी दिल्ली का जो शाहीन बाग मोदी सरकार के लाए सीए एनआरसी के विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था, उसे अभी खत्म करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐलानिया तौर पर कहा था कि वो बीजेपी के साथ हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होते विपक्ष की हमेशा ही टांग खींचते रहे हैं, अब वो खुद के लिए विपक्ष के एकजुट होने की उम्मीद किस मुंह से कर रहे हैं, ये समझ से परे है। हालांकि ये राजनीति है, और राजनीति में बशीर बद्र के उस शेर का इस्तेमाल हमेशा होता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। क्या अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते वक्त इतनी गुंजाइश बचा रखी है कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते वक्त शर्मिंदा होने की स्थिति में नहीं है? शुक्रिया, आप देख रहे थे।